गुड मॉर्निंग एवरीवन। दैनिक जागरण के कंप्लीट न्यूज एनालिसिस पे आपका सभी का स्वागत है। आज 29 में है। आज 29 मई 2020 है और आज का हम दैनिक जागरण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे, खास करके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, फर्स्ट पेज पे आज हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक छोटा सा न्यूज़ यह है कि लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू, हॉटस्पॉट में बढ़ेगी सख्ती। तो आपको पता है कि लॉकडाउन 4 अभी वर्तमान में चल रहा है, जो 31 मई तक चलेगा। 31 मई यानी रविवार तक चलेगी। और उसके बाद सरकार की क्या रणनीति रहेगी, यानी लॉकडाउन 5 जो है सरकार कैसे लाएगी, उसका क्या क्रियान्वयन होगा, इसको लेकर के होम मिनिस्ट्री जो है वो प्रत्येक राज्य के जो है मुख्यमंत्री से बात कर रही है, और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद जो वो डिसीजन लेंगे। तो कोई खास न्यूज़ नहीं है। पुलवामा हमले जैसी साजिश नाकाम, इसको भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, थर्ड पेज पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हमको डिस्कस करना है। जो पहला न्यूज़ हमारे पास है डिस्कस करने के लिए कि फीस जमा करने का दबाव ना बनाए विश्वविद्यालय और कॉलेज। तो यूजीसी ने जो है आदेश किया है विश्वविद्यालय को और कॉलेज को कि जो छात्र से वो फीस लेने का दबाव नहीं बढ़ाए। तो यहाँ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि यूजीसी के बारे में जानना, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जानना। तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। 28 दिसंबर 1953 को जो तत्कालिक शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने औपचारिक तौर पे यूजीसी की स्थापना की थी। तो यूजीसी का काम क्या क्या है वो काम भी देखते हैं कि जो विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, उसको अनुदान प्रदान करना, उसके अतिरिक्त जो आयोग केंद्र और राज्यों के बीच उच्चतर शिक्षा के विकास को लेकर के सुझाव दे सकता है, समन्वय स्थापित कर सकता है। केंद्र राज्य किस तरह से मिल करके हायर एजुकेशन के लिए काम करे, उसको लेकर के जो है समन्वय स्थापित करने का काम करता है यूजीसी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसके 6 केंद्रीय क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो हैं पुणे में, भोपाल में, कोलकाता में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में एवं बेंगलुरु में। राइट। और सेकेंड न्यूज पेज 3 पे हमारे पास है कि मदरसों को सरकारी मदद पर विजयवर्गीय का प्रहार, अनुच्छेद 30 पर उठाया सवाल। तो पॉलिटिकल न्यूज़ है एक तरह से, किसी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह से स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन चूंकि ये आर्टिकल 30 का जिक्र आया और लगातार पिछले कुछ दिनों से आर्टिकल 30 की चर्चा हो रही है, तो हम आर्टिकल 30 को लेकर के डिस्कस करेंगे कि आर्टिकल 30 किस बात का द्योतक है। देखो, सबसे पहले तो ये जानो कि भारत के संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 30 है, वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 30 भाग 3 के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, जिसके तहत जो है जो अल्पसंख्यक के शिक्षा संस्थान है उसको अधिकार देता है। यानी जो अल्पसंख्यक है वो अपना शिक्षा संस्थान किस तरह से स्थापित कर सकता है, किस तरह से उसका प्रशासन कर सकता है। जैसे मान लो मुस्लिम कम्युनिटी है तो अपने मदरसा के किस तरह से स्थापना कर सकता है, किस तरह से उसका प्रसारण कर सकता है, और किस तरह से उसको प्रसार कर सकता है, किस तरह से आगे बढ़ा सकता है। तो ये उन्हें भारत के संविधान के आर्टिकल 30 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया। और दूसरा और इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है कि भारत के संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक वर्ग क्या होता है, यानी माइनॉरिटी वर्ग क्या होता है, इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन माइनॉरिटी का दो आधार है। एक तो धर्म के आधार पर माइनॉरिटी की बात की गई है, यानी जो हिंदू धर्म के अलावा जो धर्म हैं, जैसे मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पारसी हो गया, ये सारे के सारे जो धर्म है ये माइनॉरिटी के अंतर्गत आते हैं, यानी अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो है भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक का जो है प्रभाव है, यानी भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकता है। भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे, दो तरह आधार पे भारत में अल्पसंख्यक की बात की गई है, चर्चा की गई है। तो क्लियर है आर्टिकल 30 क्या है, उसका बेसिक प्रोविजन क्या है, उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगा।
देखो, टिड्डी दलों के से निपटने को केंद्र सरकार ने झोंकी ताकत। तो लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था और परसों भी हमने डिस्कस किया था कि टिड्डी को लेकर के क्या इशू है, किस तरह से ये ईरान होते हुए अफगानिस्तान इन करती है, अफगानिस्तान इन कर होते हुए जो है उसके बाद पाकिस्तान इन करती है और पाकिस्तान होते हुए ये इंडिया इन करती है। तो टिड्डी का जो एक छोटा समूह है, कल हमने बताया था आपको फॉ का रिपोर्ट, और हमने बताया था कि जो टिड्डी का एक छोटा समूह होता है उसमें लगभग 4 करोड़ टिड्डी होते हैं, लगभग 4 करोड़ टिड्डी होते हैं। और ये छोटा समूह एक दिन में उतना भोजन को नष्ट कर सकता है जितना 35,000 व्यक्ति एक दिन में, दिन या रात 2 टाइम का खाना आराम से खा सकता है। उतना भोजन ये टिड्डी एक दिन में नष्ट कर सकता है। तो काफ़ी संकट की क्रिएट करने वाला है ये टिड्डी भारत में, और इसको लेकर के सरकार सजग है। राजस्थान में इस तरह से प्रयास आप देख रहे हो कि राजस्थान में इस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, और अन्य जगह पे जो छिड़काव होना चाहिए वो सारा का सारा छिड़काव कीटनाशक का किया जा रहा है। तो इसको एक बार देख सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसको लेकर के ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, इसलिए आज हम इस पर डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। एडिटोरियल पेज में आज हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल है, खुद लिखे हैं इसको वेंकैया नायडू जी लिखे हैं, भारत के उपराष्ट्रपति हैं, इनका एक एडिटोरियल है। और इन्होंने कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर के एक आर्टिकल लिखा है। और चूंकि इनका कहना है कि मैं खुद एक किसान का बेटा रहा हूँ, इसलिए किसान की समस्या को मैं बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करता हूँ या समझ सकता हूँ। आपको पता है कि भारत सरकार ने जो आर्थिक पैकेज लाई है 20.97 लाख करोड़, लगभग 21 लाख करोड़ रुपए की सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। और उसके बाद सरकार ने संशोधन किया था, या संशोधन की सिफारिश की थी, प्रस्तावित किया था एपीएमसी एक्ट में संशोधन को। सरकार ने एपीएमसी यानी कृषि विपणन किस तरह से स्ट्रांग हो, कृषि मंडी किस तरह से स्ट्रांग हो, इसको लेकर के सरकार ने संशोधन किया था। यानी जो किसान जो मंडी में ही अपने उत्पाद को बेच पाते थे, अब एपीएमसी एक्ट में संशोधन के उपरांत वो मंडी के अलावा अन्य जगह भी जाकर के उत्पाद को बेच सकते हैं। तो इसको लेकर के हम डिटेल से डिस्कस करेंगे एम वेंकैया जी का नायडू का ये जो है एडिटोरियल पे। देखो, कृषि की समस्या क्या क्या है, तो कुछ समस्या जो इन्होंने हाईलाइट किया था उस पर भी डिस्कस करेंगे, कुछ हमने पहले भी डिस्कस किया था, उसको कंबाइन करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो ये जानो कि कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि क्या है? ये राज्य सूची का विषय है, यानी इस पे कानून बनाने की शक्ति जो है वो राज्यों को है, केंद्र को कानून बनाने की शक्ति नहीं है। एपीएमसी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम एक्ट 1955, ये सारे के सारे एक्ट जो है केंद्र सरकार बना रही है। तो राइटर का कहना है कि अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है, जब तक राज्यों की सहमति के बगैर कानून नहीं बनाएगी, वो कानून का बेहतर क्रियान्वयन नहीं हो सकता है। राइट। तो चूंकि यह राज्य सूची का विषय है, इसलिए राज्यों को इसमें विश्वास में लेने की आवश्यकता है, राज्यों को विश्वास में लें और उसके बाद कानून बनाए। दूसरा और इम्पोर्टेंट यह है कि इनपुट, देखो, किसानों की आय को दुगुना करना, इसके लिए 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना। 2016 में इसको लेकर के अशोक दलवई समिति का एक रिपोर्ट आया था। अशोक दलवई समिति की गठन किया गया था, उनके रिपोर्ट के आधार पर प्राइम मिनिस्टर 7 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च किया गया। तो किसानों की आय को दुगुना कैसे किया जाए, उसके लिए 2 तरीका है। एक तो आप कह सकते हो इनपुट को कम कर दो, और दूसरा है कि आउटपुट को बढ़ा दो। इनपुट को कम करने का मतलब क्या है? जो किसान जो खेती करते हैं तो उसमें जो इनपुट उसको लगता है, जैसे कि किसान को बीज लगता है, बीज का कॉस्ट लगता है, इसको कम कर दीजिए। किसान को खाद का कॉस्ट लगता है, इसको कम कर दीजिए। किसान को खेतों में पानी की आवश्यकता होती है, उसका कॉस्ट कम कीजिए। उसके बाद किसान जो मार्केट में बेचने के लिए ले जाता है, उसको परिवहन कॉस्ट लगता है, उसको कम कीजिए। तो ये सारे के सारे कॉस्ट को कम करने की आवश्यकता है। किसानों की आय अगर हमें दोगुनी करनी है 2022 तक। आउटपुट किस तरह से बढ़ाया जाए? तो आउटपुट बढ़ाने का ये है कि जैसे किसान को एमएसपी बढ़ा दीजिए। जैसे मान लो किसान अभी गेहूं 25 रुपये पर किलो बेच रहे हैं, तो उसका एमएसपी बढ़ा दीजिए, 30 रुपये कर दीजिए। राइट।
तो आउटपुट बढ़ाना होगा और इनपुट कम करना होगा, और यही एक तरीका है जिसके माध्यम से किसानों की आय हमें 2022 तक डबल कर सकते हैं। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने आउटपुट को कम बढ़ाने के लिए सरकार बहुत मेहनत कर रही है, बहुत सारा नियम ला रही है। आप देखते होंगे कि प्रत्येक वर्ष में सरकार एमएसपी बढ़ा देती है। तो सरकार एक तरफ आउटपुट को बढ़ाने के लिए मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, काम कर रही है, लेकिन सरकार ने इनपुट को कम करने के लिए कोई कोशिश नहीं किया, कोई खास काम नहीं किया। और ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है, बहुत बड़ा बाधक है। किसानों की आय आगे नहीं बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा बाधक है कि इनपुट कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ रहा है और आउटपुट उस अनुपात में नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट ये है कि हर राज्य की अपनी विविधता है, अतः समरूप कानून लागू नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि बिहार राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है कुछ अलग है, बिहार में जो है कुछ अन्न का जो उत्पादन होगा वो कुछ और होगा। तमिलनाडु के राज्य की स्थिति और है, तमिलनाडु में जो अन्न का उत्पादन होगा कुछ और होगा। तो क्या बिहार पे जो बनाया गया कानून, केंद्र सरकार अगर जो कानून बनाती है जो बिहार के लिए बनाती है वो तमिलनाडु को लिए बनाएगी तो वो सफल नहीं हो पाएगा। यानी बिहार के लिए जो कानून बनाए वो अन्य राज्य के लिए कानून नहीं बन सकता। तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी विविधता अलग है, इसलिए समरूप कानून हर जगह लागू नहीं होगा, एक कानून हर एक राज्य पे लागू नहीं होगा। उसके बाद वेंकैया जी का एक और कहना है कि कोल्ड स्टोरेज, भंडारण और खराब हो सकने के लिए वस्तु के परिवहन का अभाव है। यानी मान लेते हैं कि किसान ने टमाटर उपजा लिया, मान लेते हैं किसान ने जो है टमाटर की उपज कर ली, तो अब टमाटर को क्या करना है कि स्टोरेज करने के लिए भंडारण क्षमता नहीं है, कोल्ड स्टोरेज की कमी है, या उसको जो है टमाटर को मार्केट में किसी तरह से ले जाए, मंडी में किस तरह से किसान ले जाए, उसके लिए परिवहन नहीं है, उसके पास ट्रैक्टर नहीं है, उसके पास ट्रक नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में वो जो वस्तु है वो ख़राब होने की संभावना होती है और किसान को इसका प्रत्यक्ष तौर पे नुकसान हो सकता है। तो इसको सुधार करने की आवश्यकता है। कृषि में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कर सकते हो परिवहन, बहुत बड़ा हिंड्रेंस है वर्तमान में। उसके बाद एक रिपोर्ट की जो चर्चा की है वेंकैया जी ने वो ये है कि ICRIR और OECD द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 2000 और 2001 से 2016-17 तक, 2000 से लेकर 2017 तक किसानों ने कृषि बाजार के बंधनों के कारण 45 लाख करोड़ का छिपा हुआ कर चुकाया। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि किसान मंडी में लेके गया, विश्व का सबसे बड़ा मंडी जो है वो, विश्व का नहीं एशिया का सबसे बड़ा मंडी आज़ादपुर मंडी है दिल्ली की, उसी के बारे में मैं जिक्र करता हूँ। जैसे मान लो किसान एक ट्रक जो है अपना अनाज ले गया मंडी में, आज़ादपुर मंडी में, तो वहाँ इंट्रेंस में उसको शुल्क देना होता है। इंट्रेंस में शुल्क अगर वो सबमिट किया और उसके बाद आगे बढ़ता है तो गुणवत्ता के लिए जो है सर्टिफिकेट वो देना होता है, उसके लिए वहाँ शुल्क देना पड़ता है। उसके बाद जो है फिर वो पहुँचा आगे तो वहाँ अलग शुल्क देना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो इतना शुल्क देना पड़ता है ये 2000 से लेकर 2017 तक OECD के रिपोर्ट के अनुसार 45 लाख करोड़ रुपए किसानों को चुकाना पड़ा है मंडी में जाने के उपरांत। और एक और रिपोर्ट है कि किसान जो मंडी में जाते हैं, भारत के लगभग मात्र 25% किसान ही मंडी में जा पाते हैं। तो आप समझ सकते हो मात्र 25% किसान ने ही 45 लाख करोड़ रुपए का कर चुकाया है। और ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है जो कृषि में तरक्की नहीं हो रही है, और ये भी इनपुट कॉस्ट के अंतर्गत ही आ रहा है, ये भी जो है इनपुट कॉस्ट के अंतर्गत ही आ रहा है। सरकार को इसको भी कम करने की आवश्यकता है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार 3500 व्यक्ति पे किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 3500 किसान पे सर्वेक्षण किया है। वो 3500 किसान जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके पास जो है कृषि के अलावा कोई अन्य सोर्स नहीं था। उनके पास मुर्गी फार्म नहीं था, उनके पास बकरी फार्म नहीं था, उनके पास मछली फार्म नहीं था, यानी उनके पास किसी भी तरह का अन्य कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था कृषि के अलावा, जिसने आत्महत्या की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है कृषि में। उसके बाद हरित क्रांति को लेकर के, जब हमने हरित क्रांति अपनाई थी 1967-68 के आसपास, तो उसको लेकर के जो भारत में सबसे अधिक फायदा हुआ वो हुआ था पंजाब को, हरियाणा को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो भाग है उसको फायदा हुआ। व्हाट अबाउट बिहार? बिहार को क्या फायदा हुआ? बिल्कुल नहीं। क्या उड़ीसा को फायदा हुआ? नहीं। तमिलनाडु को फायदा हुआ? नहीं। तो हरित क्रांति जो भारत में आई
उसका फायदा सीमित राज्यों को हुआ है, खास करके 3 राज्य हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। इसी तरह से जो ऑपरेशन फ्लड आया जिसमें दूध के उत्पादन को बढ़ाया गया, उससे लेकर महज 2 राज्य को अधिक फायदा हुआ है, गुजरात और महाराष्ट्र को। तो ये असमान वितरण जो रहा है, यानी असमान प्रगति जो रहा है हरित क्रांति का, ये भी आज किसानों की समस्या को बढ़ाने में सहायक हुआ। तो ये सारे के सारे जो है किसान की समस्या है, जो वर्तमान में हमें दिख रही है, जो हिंड्रेंस है किसानों की आय को दोगुना करने में। तो उम्मीद है कि एम वेंकैया नायडू जी का जो ये स्टेटमेंट है, ये जो आर्टिकल आज उन्होंने लिखा है एपीएमसी में संशोधन को लेकर के, जो सरकार करने वाली है, जो सरकार प्रस्तावित कर रही है, वो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, पावर सेक्टर की समस्या सुलझाने में जुटी सरकार। इशू सुन लो, इशू क्या है पहले, कि जितनी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो कंपनी जो है लाखों यूनिट जो है प्रत्येक मंथ यूज करती थी। बहुत सारी कंपनी, दिल्ली में बहुत सारी कंपनी है, महाराष्ट्र में बहुत सारी कंपनी है, या अन्य जगह बहुत सारी कंपनी है जिसको लाखों यूनिट बिजली प्रत्येक मंथ यूज करती थी। पिछले लगभग 3 महीने से, 2 से 3 महीने से जो है ये जो बंद है इंडस्ट्रीज, उसके कारण जो है ये लाखों यूनिट यूज़ नहीं कर पा रही है, पूरा काम ठप है, बिजली वहाँ पे यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो पावर सेक्टर थे, जो बिजली उत्पादन करती थी, उनके पास जो है एक्स्ट्रा बिजली उत्पन्न हो गया है और वो उसे बेच नहीं पा रहे हैं किसी को भी। तो ऐसे कंडीशन में पावर सेक्टर को नुकसान हो रहा है। जहां उसके पहले बहुत सारे खरीदार थे, लाखों यूनिट सेल होता था, अब उनका बिल्कुल यूनिट सेल नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जो उसको नुकसान हो रहा है, उसकी नुकसान की भरपाई को लेकर के सरकार जुटी हुई है। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो यहाँ पे, कि सरकार ने जो 21 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर पैकेज लाई थी, उस 21 लाख करोड़ में लगभग 90,000 करोड़ पैकेज जो दिया गया, वो इन्हीं पावर सेक्टर को दिया गया है कि आपको तत्कालिक रिलीफ दिया जाए। जब तक इंडस्ट्री नहीं खुल जाता है तब तक आपको रिलीफ दिया जाए। इकोनॉमी पे चर्चा आज जारी होगी, जीडीपी के आंकड़े। तो आज जैसे ही जीडीपी का आंकड़ा जारी होगा, इस पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो, प्रत्येक वर्ष जो है 4 क्वार्टर होता है। पहला जो क्वार्टर होता है वो होता है मार्च से लेकर, सॉरी, अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। अप्रैल, मई, जून तक पहला क्वार्टर होता है। और जो अंतिम क्वार्टर होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर का, वो होता है जनवरी से लेकर के मार्च तक। यानी जो 2019-20 का जो आंकड़ा, जो क्वार्टर है, वो कंप्लीट हुआ है 31 मार्च को। तो 2019-20 का जीडीपी जो है आज सरकार जारी करेगी। और जीडीपी जारी होने के बाद जो है उसका क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, नेगेटिव एस्पेक्ट है, कल के न्यूज़ में दिया रहेगा। और हम डिटेल से कल इसको डिस्कस करेंगे कि जीडीपी में सरकार किस तरह से ग्रो कर रही है और किस तरह से इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी पे काम कर रही सरकार। काफ़ी समय से इसको लेकर के चर्चा थी कि एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाया जाए, यानी एक लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इस तरह से बनाया जाए जो हर जगह काम दे सके। लॉजिस्टिक पॉलिसी की आवश्यकता क्यों है? जैसे मान लो कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव में अगर किसी चीज़ का उत्पादन होता है और आपको जो है उस उत्पादन को बेचना है अमेरिका में, तो उसके लिए वह गांव से कैसे कैरी किया जाएगा? गांव से कैरी करके, सामान कैरी करके जो है आपको पहुंचाना होगा ट्रेन के पास। ट्रेन से उसको कैरी करके पहुंचाना होगा आपको पोर्ट के पास। और पोर्ट जो होगा वहाँ से उस पर लोड करके जाएगा अमेरिका। यानी भारत के किसी भी गांव से किस तरह से उत्पादन को विदेश तक पहुंचाया जाए या अन्य राज्यों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी की आवश्यकता थी। सरकार इसको लेकर के काफ़ी सजग थी और काफ़ी पहले से चर्चा रही है। ये जो बजट आया था फरवरी में जो बजट आया था 2020-21 की बजट, इसमें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी जारी की गई, एक नीति जारी की गई, चर्चा की गई और उसी को लेकर के सरकार काम कर रही है। जल्द ही हमें राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति नज़र आएगा। तो कुछ हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र 22 मिलियन लोगों की से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। लगभग 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है लॉजिस्टिक सेक्टर।
और इस क्षेत्र में सुधार करने से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक लागत 10% की कमी आएगी, जिससे निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी। यानी जैसे मान लो कि किसी गांव का उत्पाद अगर कहीं अन्य जगह जाता है, किसी स्टेट में जा करता है, तो उसमें महंगा क्यों होता है? महंगा होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है लॉजिस्टिक लागत, यानी उसको ट्रक से जो लेकर अन्य जगह जाती हैं तो वो जो ट्रक का खर्चा है वो काफ़ी अच्छा खासा खर्चा होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी आई तो उसको जो है 10% खर्चा कम हो जाएगा। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में जितना खर्च होता है किसानों को, जितना खर्च होता है आम उत्पादकों को, उसका 10% में कमी आएगी। और इससे सरकार उम्मीद कर रही है कि जो वर्तमान में हमारा निर्यात है यानी एक्सपोर्ट है वो 5 से 8% वृद्धि होगी। अगले 2 वर्षों में भारतीय लॉजिस्टिक्स बाजार जो वर्तमान में 160 बिलियन अमेरिकी डॉलर है वो 215 बिलियन डॉलर होगा। 160 से कितना होगा? 215 बिलियन डॉलर सरकार ये जो है लॉजिस्टिक्स बाजार होगा अगले 2 वर्षों में। वर्तमान समय में लॉजिस्टिक्स लागत जो मौजूदा जीडीपी का 14% है, 2022 तक घटकर 10% हो जाएगा। यानी जो खर्चा हमें लॉजिस्टिक्स पे होता है वो होता है वर्तमान में लगभग 14%, और 14% जीडीपी का लगभग होता है 30 लाख करोड़ के आसपास, राइट। तो 30 लाख करोड़ के आसपास जो है प्रत्येक वर्ष लॉजिस्टिक्स पे एक्स्ट्रा खर्च होता है, और ये 30 लाख करोड़ कहीं ना कहीं किसी न किसी उत्पाद से जुड़कर फाइनली जो है कंज्यूमर के पास पहुंचता है और कंज्यूमर को उसे पे करना होता है। तो सरकार की कोशिश है कि इसको घटाया जाए। अगर इस लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आ जाती है तो ये जो है 2022 तक जो है महज 10% हो जाएगा। इसके साथ ही साथ माइक्रो इंडस्ट्री जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई को एक प्रतिस्पर्धी बनाई जाएगी। यानी एमएसएमई जो है जो किसी सुदूर गांव में जो है किसी उत्पादन को तैयार कर रहा है उसको विदेश में व्यापार करने में सहूलियत हो जाएगी, वो आसानी से ट्रेड कर सकता है वर्ल्ड लेवल पे। और इस नीति को लेकर के एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स बाजार का गठन किया जाएगा। यानी इसका जो प्रोसेस होगा बहुत सिंपल बनाया जाएगा, एक जगह एक विंडो से जाकर सारा का सारा काम किया जा सकता है। तो चलिए जब राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आ जाएगी तो फिर हम इस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार क्यों लाना चाहती है और उसका क्या प्रोज एंड कॉन्स है, थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। चीनी अफसरों पे प्रतिबंध लगाने वाला बिल अमेरिकी संसद में से पारित। तो अमेरिका संसद जो है कुछ बिल को लेकर के आया है। एक तो बिल है उइगर मुस्लिम को लेकर के। हमने कई बार डिस्कस किया है, उइगर मुस्लिम जो है लगभग 10 लाख से अधिक मुस्लिम की आबादी है जो चीन के सिंगजिंगियान प्रांत में रहते हैं। चीन के सिंगजिंगियान प्रांत में रहने वाले 10 लाख से अधिक मुस्लिम जो है उइगर मुस्लिम हैं, उइगर समुदाय के हैं, जिसको मानवता को लेकर के हनन किया गया है। उसको एक तरह से कह सकते हो आप जेल की तरह उसका सिचुएशन कर दिया गया। तो इसको लेकर के यानी उसके मानवता अधिकार को किस तरह से बचाया जाए, मानवाधिकार को किस तरह से बचाया जाए, यूएसए एक बिल अपने संसद में लेकर आई है। और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ जो है एक और बिल लेकर आई है तिब्बत को आज़ाद करने का विधेयक। तो तिब्बत को किस तरह से चीन से आज़ाद किया जाए, अमेरिकी संसद ने यह भी विधेयक लेकर के आया। तो 2 विधेयक वर्तमान में चर्चा में रहेगा, एक तिब्बत को चीन से आज़ाद करने के संदर्भ में और एक उइगर मुस्लिम के संबंध में। देखो राष्ट्रीय खेल अनिश्चित काल के लिए हुए स्थगित। तो याद रखना 36वां राष्ट्रीय खेल जो है इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है गोवा में होने वाला था। 36वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में होने वाला था, जो कोविड के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। एक जून को केरल के तट से टकराएगा मानसून आईएमडी। तो आईएमडी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे आईएमडी को लेकर के। लेकिन ये फिगर आप देख लो। देखो 1 जून से प्रस्तावित है, 1 जून तक जो संभावना व्यक्त की जा रही है। आईएमडी का रिपोर्ट है कि जो है मानसून आएगा केरल में, और उसके कुछ समय के बाद उत्तरी भारत में भी मानसून आ जाएगा। लगभग मान लो 15 से 20 जून तक उत्तरी भारत में भी मानसून आएगा। तो ये जो मानसून इन करती है, देखो इस तरह से केरल के तट पे इन करती है और यहाँ से ये यहाँ पे टकराती है, ये हिमालय पे टकराती है
और हिमालय के टकराने के बाद फिर ये नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करती है, राइट। और यहाँ पे फाइनली बारिश होता है, यानी केरल से इन करती है ये, और यहाँ पे जो है हिमालय से टकराने के बाद जो है ये नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करता है और फाइनली नॉर्थ इंडिया में बारिश होती है। मानसून का बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, फिर इसको लेकर के कभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन आईएमडी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि आईएमडी क्या है। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, इसको लेकर के यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो है 1875 अंग्रेज के समय में ही हुआ था। 1875 में ही भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी, अंग्रेज के समय में ही। स्वतंत्रता के बाद जो है 27 अप्रैल 1949 को यह विश्व मौसम विज्ञान संगठन का एक सदस्य बना, राइट। ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, तो ये याद रखना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसका काम क्या है कि मौसम संबंधी भविष्यवाणी की जो है मौसम संबंधित मौसम की जो है जानकारी देना, उसका भविष्यवाणी करना, ये सारा का सारा काम है। किसी भी तरह का मौसम से रिलेटेड सिचुएशन होगा तो उसको जानकारी लोगों को देना, सरकार को उसकी जानकारी देना, राइट। इसका 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो हैं चेन्नई में, गुवाहाटी में, कोलकाता में, मुंबई में, नागपुर में और नई दिल्ली में। तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, साथ ही साथ 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी है, चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर और नई दिल्ली। देखो, मंदिर निर्माण ने पकड़ी रफ्तार, पहुंचने लगे विशेषज्ञ। अगर आपको अयोध्या डिस्प्यूट क्या है, यहाँ पे देखो कोर्ट का भी एक डिसीजन आ रहा है कि ढांचा ध्वंस मामले में 4 जून को पेश होंगे सभी आरोपित। तो इसको लेकर के ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया है और एक वीडियो में स्पेशल बनाया था जब अयोध्या का विवाद का जो समाधान आया था, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था। तो उसके बाद काफ़ी रिसर्च करने के बाद, लगभग काफ़ी जानकारी एकत्रित करने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था। तो वो वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि अयोध्या का डिस्प्यूट आखिर क्या डिस्प्यूट है। मीर बांकी जो बाबर का एक सेनापति था, उन्होंने कैसे जो है बाबरी मस्जिद की स्थापना की थी, डिटेल में हमने डिस्कस किया था। देखो, ये फूलों की घाटी, याद रखना है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है, तो फूलों की घाटी है आपको उत्तराखंड में पड़ता है। कई बार स्टेट पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है या वनडे एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में आता है और ये विश्व विरासत सूची में शामिल है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है फूलों की घाटी। सब कुछ थम गया पर जारी है नर्मदा की परिक्रमा। तो इस तरह से जो है प्रत्येक दिन अगर आप न्यूज़ डिस्कस करते हो हमारे साथ, तो कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ आपको नदी के बारे में चर्चा मिल जाएगी। और नदी के बारे में अगर चर्चा न्यूज़ से डेली कवर उसको कर लिया जाए तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम नर्मदा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे, चूँकि ये न्यूज़ जो है नर्मदा के बारे में है। कुछ यात्री नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, उसको लेकर के न्यूज़ दिया हुआ। तो नर्मदा के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नर्मदा नदी आखिर है क्या और कहाँ से इसका उद्गम होता है। तो नर्मदा को जो है रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत की एक नदी है और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। याद रखना, भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। यह गोदावरी और कृष्णा के बाद भारत में बहने वाली तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी नर्मदा नदी जो है, जिसका उद्गम स्टार्ट भारत में होता है और एंड भी भारत में ही होता है। तो इस तरह के ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी और कृष्णा के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है जो भारत के अंदर में ही बहती है। गंगा इससे बड़ी नदी है, लेकिन गंगा चूँकि भारत में नहीं बहती है, गंगा बाद में चली जाती है आपको बांग्लादेश, और बांग्लादेश में ही कुछ देर वो बहती है। तो लेकिन गंगा ये जो है नर्मदा नदी जो है ये पूरी तरह से भारत में बहती है। गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी नदी है ये जो पूरी तरह से भारत में बहती है। मध्य प्रदेश की इसे जीवन रेखा भी कहा गया है। और ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी जो पड़ता है गुजरात में, खंभात की खाड़ी गुजरात में जो पड़ता है वहाँ पे जाकर गिरती है, जो अरब सागर में स्थित है। इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से, जो मध्य प्रदेश की एक पहाड़ी है।
चलिए आज हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।